हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मेरा पहला वीडियो इस गया था जो कि इतिहास से संबंधित था, और हम शुरू करते हैं एक नया वीडियो से। पहला वीडियो में कुछ रह गया था, कुछ बच गया था, उसको पूरा करने की कोशिश है। तो इसमें हम चलिए देखते हैं आगे का वीडियो, जिसमें कि मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का वर्णन किस तरह से किया जाता है। फिर से मानव के विकास के संबंध में जो जो अवधारणा आई है अभी तक, उनके बारे में हम लोग पढ़ें। उसके आगे में प्रागैतिहासिक काल एक ब्रीफ दे देते हैं आपको। उसके आगे में हम जो सिलेबस से संबंधित जो शुरुआत होती है, मतलब हिस्ट्री को लेकर, उसमें प्रागैतिहासिक काल से शुरू होते हैं। तो इसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से मतलब 3 अवस्थाएँ में बाँटी गई हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल किसको बोला जाता है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और उसके बाद बताएँ कि प्रागैतिहासिक काल को 3 अवस्थाएँ में बाँटी गई हैं। पाषाण युग जिसको बोला जाता है, और उसके बाद से कुछ डिस्कशन हुआ था और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रह गया था। तो अभी हम पूरा कर लेते हैं उसको कि क्या क्या, कहाँ से कौन कौन साक्ष्य और कौन कौन से स्थल रहे हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी रही है जीवन यापन को लेकर तीनों काल से संबंधित, और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना होती है, और निश्चित ही जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करने की कोशिश होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको बताए थे कि मतलब 3 का अवस्था में बाँटी गई है, जो कि मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में। इसको पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज बोला जाता है इंग्लिश में। और जो पहला वाला काल था पूरा पाषाण काल, इसको 3 चरण में बाँटा जाता है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था 25 लाख से 10,000 के बीच में है, जो जिसका 3 चरण थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसको हम छोड़ देते हैं, अब पूरा पाषाण काल को साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तीनों के डिफरेंस में तीनों पूरा पाषाण की अवस्थाओं में कुछ खास विभिन्नता नहीं रही थी। इसके वजह से हम एक ही साथ इसको पढ़ लेते हैं, इसके स्थल को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, तो कहीं से कुछ छूटने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहले हम लोग जीवन यापन या जीवन शैली बोल सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि 25 लाख से 10,000 बीसी तक जो मानव का विकास रहा वो किस तरह से रहा, और जीवन यापन क्या क्या रही उसके बीच में। तो उसमें कुछ खास विकास नहीं हुआ था। मानव जो था एक तरह से अखेटक के रूप में और खाद्य संग्राहक के रूप में, जैसे कि मछली पकड़ना, फल फूल कंदमूल पे ही अपना भोजन पे आश्रित था, और अस्थायी निवास भी नहीं था। घुमंतु प्रजाति का एक तरह से बोला जा सकता है कि घुमंतु प्रजाति का आदमी था उस टाइम में। और उसी में कुछ कुछ खास विभिन्न मतलब कुछ कुछ विभिन्नताएं आई, जिसको 3 चरण में बांटा गया। जिसमें कि जैसे कि उम, पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे शिकार करने के लिए, और जो भी मतलब साधन जुटाने के लिए, उस औजार में कुछ विभिन्नता आई और जलवायु में कुछ परिवर्तन आए। उसी के आधार पर 3 काल में बांटा जाता है। और तीनों के जो स्थल हैं वो लगभग, कुछ स्थल ऐसे हैं जो कि मतलब संक्रमण कालीन रहे हैं। संक्रमण कालीन के मतलब कि वो तीनों में मिले हैं, तो उनको साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीवन यापन में कृषि का ज्ञान नहीं था। पहले तो कृषि नहीं था, मतलब अखेटक था, और अखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में आदमी मानव उस टाइम में अपना जीवन व्यतीत करता था। और सबसे सर्वोपरि लक्ष्य जो था उसका आत्मरक्षा ही था। आत्मरक्षा करना, अपने आप को बचा लेना प्राकृतिक से और वन्य जीवों से और अन्य जीवों से अपने आप को बचा लेना, उसका सर्वोपरि लक्ष्य था। और औजार जो थे उनमें मेनली 2 टाइप के औजार थे। 2 संस्कृति में ऐसे बांटा जाता है।
आपको बता देते हैं। एक चापर चौपिंग और दूसरा हैंड एक्स। ये दो औजार की किस्में थी जिसको मतलब संस्कृति के रूप में दिया जाता है। इसमें चापर चौकी में यह होता है कि नदियों के बहाव से जो पत्थर घिस कर नुकीला हो जाते थे उनको लेकर औजार के रूप में उपयोग किया जाता था, मतलब उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था, उसको चापर चौकिंग संस्कृति बोला जाता है। और हैंडेक्स जो खुद से मतलब पत्थर निकाल के क्वार्टजाइट पत्थर या प्लिंथ हो गए, ये सब जो पत्थर के किस्म थे उनको निकाल कर हाथों से बनाया जाता था, उसको हैंडेक्स बोला जाता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के औजार प्राप्त हुए हैं। तो यही मेनली मतलब था, कृषि नहीं था, केटक खाद संग्राहक आत्मरक्षा सौर परिलक्ष्य। औजार में खुरचनी बेदनी तक्षनी, जिसको क्लेबर स्कारपर इंग्लिश में बोला जाता है, यही यहीं तक सीमित था औजार। तो अब स्थल देख लेते हैं कि इस काल से मतलब संबंधित मुख्य मुख्य जो स्थल कहाँ पाए गए हैं, पूरा स्थल कहाँ से कहाँ पाए गए हैं, कहाँ से साक्ष्य मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि मतलब ये काल जो रहा होगा मतलब कि पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में एक हथनौड़ा ग्राम है, वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि यहाँ से एक मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, मानव खोपड़ी का सबसे पहला मानव खोपड़ी का साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौड़ा ग्राम एमपी से प्राप्त हुआ है। और दूसरा देख लेते हैं एक बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश टोंस नदी का सहायक नदी है। ये मिर्जापुर स्थित भी पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं यहाँ से बहुत सारे। माना जाता है कि यहाँ से 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि यूपी में है, पूर्वोत्तर यूपी में पड़ता है मिर्जापुर। यहाँ बेलन नदी घाटी से 44 पूरा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित प्राप्त किया गया है। और एक अगला है नेवासा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का काल था उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। तो उसमें मध्य पूरा पाषाण काल जो था, जो बोला जाता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, उससे नेवासा एक महाराष्ट्र में जगह है, उससे संबंधित ही बहुत सारे उपकरण प्राप्त किए गए हैं वहाँ से। हैंडेक्स जिसमें था, और खुरचनी बेधक, ये सब तक्षनी, इस टाइप के बहुत सारे माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त किए गए हैं। महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में नेवासा। और ये मध्य पूरा पाषाण काल को अलग करने का कोशिश इसी स्थल से किया गया है, महाराष्ट्र के नेवासा से, जहाँ से बहुत सारे माइक्रोलिथ पत्थर के औजार प्राप्त किए गए हैं। इसीलिए इसको नेवासाई संस्कृति भी बोला जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल को। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है नेवासा, इसको नेवासाई संस्कृति महाराष्ट्र में जो मिला है नेवासा से, उसी वजह से मध्य पूरा पाषाण काल को नेवासाई संस्कृति बोला जाता है। और चौथा है भीमबेटका। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बराबर आप लोगों को मिलता होगा कि भीमबेटका क्या है, भीमबेटका कहाँ से किस काल से संबंधित औजार और साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं भीमबेटका से, क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाता है। तो भीमबेटका की गुफाओं से मानव निवास जो है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल जो शहर है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है भीमबेटका, जहाँ से बहुत सारे आदि मानव के गुफाओं और शैलाश्रय का प्रमाण मिला है। वहाँ से माना जाता है कि 600 वहाँ से शैलाश्रय और गुफाएं प्राप्त किया गया है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव जो था खाद्य संग्राहक और शिकारी के रूप में था, तो उसका अपना घर बनाकर नहीं रहता था, तो वो अपने रक्षा के लिए शैलाश्रय और गुफाओं और कंदराओं का सहारा लेता था। वहाँ निवास जो करता था, उसी निवास स्थल का पता चला है भीमबेटका से मध्य प्रदेश में, जहाँ से माना जाता है कि 600 शैलाश्रय और गुफाएं
गुफा में प्राप्त हुआ है जहाँ रहते थे। यहाँ से बहुत सारे पुराचित्र और बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं भीमबेटका से। और चौथा है एक, पांचवा हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मद्रास से अत्रिपक्कम। अत्रिपक्कम एक जगह याद रखिएगा, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं मद्रास में। इसको मद्रासी संस्कृति भी बोला जाता है। मद्रास से जो प्राप्त हुए हैं मद्रासी संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। मुख्यतः यही जो जगह है मुख्य रूप से, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो यही है कि यहाँ से तीन चार जगह से मुख्यतः प्राप्त किए गए हैं पूरा पाषाण के औजार। बाकी जो है मतलब गुजरात में आप जाइएगा, गुजरात गुजरात देखते हैं, गुजरात में भी कुछ प्राप्त हुए हैं। गुजरात के माही और लूनी नदी के घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। फिर से राजस्थान में प्राप्त हुए हैं लूनी नदी के घाटी के आसपास में। बस यही मेनली पूरा पाषाण काल से संबंधित चीजें थी। और आगे हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब कि 10,000 ईसा पूर्व के बाद के चरण को 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक को मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ बदलाव आए, जैसे कि मानव के जीवन यापन में बहुत सारे बदलाव आई और औजार बनाने के तरीकों में और शिकार करने के तरीकों में बदलाव आने की वजह से इस कालखंड को अलग किया जाता है। और इसका काल जो है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। बड़े जानवरों, इसमें क्या हुआ कि बड़े जानवरों का शिकार होने लगा। पहले छोटे छोटे जानवरों का शिकार होता था उपकरण के अभाव में, इसमें बड़े जानवरों का शिकार हुआ। जानवरों से परिचय बढ़ा। पशुपालन के साक्ष्य भी इसी काल में माना जाता है कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था, लेकिन बड़े पैमाने पे नव पाषाण काल में जाकर पशुपालन स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी मानव की उपलब्धि मध्य पाषाण काल में मृदभांडों को लेकर रहा। मृदभांड किसको बोलते हैं एक बार हम जान लेते हैं, क्योंकि ये सब जो शब्द हैं इतिहास में, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। मृदभांड जो होते हैं मानव द्वारा अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विभिन्न साधनों की जब जरूरत पड़ी तो मृदभांड बनाने की आवश्यकता पड़ी। मृदभांड मतलब कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी से चाक पर बर्तन बनाकर उसमें बहुत सारे आवश्यकताओं की पूर्ति की गई और चाक पे मिट्टी का बर्तन बना के उनमें विभिन्न तरीकों का मृदभांड बनाया गया, जो कि अलग अलग काल से अलग अलग तरीके का मृदभांड से संबंधित काल मिलेंगे, इसमें अलग अलग तरीके के मृदभांड बनाए गए। मृदभांड का निर्माण यहाँ स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल में, जो कि अंतिम चरण माना जाता है। कुछ आदमी मानते हैं कि नव पाषाण काल में स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि अंतिम चरण में जो मध्य पाषाण काल था वहीं से मृदभांड का निर्माण की शुरुआत हुई। एक बार हम देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। मृदभांड का निर्माण अंतिम चरण में स्टार्ट हुआ मध्य पाषाण काल के। और एक और ही साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल से कि यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार, आदमी जो मर जाता था तो उसका पहले मतलब पूरा पाषाण काल में नहीं मिला है कि कोई अंत्येष्टि का संस्कार होता था, मतलब मरने के बाद मृतकों का संस्कार होता था या सावधान होता था, जलाकर या जमीन में गाड़ कर उसका कुछ व्यवस्थित तरीके से मतलब किया जाता था संस्कार। ऐसा कुछ नहीं था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इस काल में अंत्येष्टि संस्कार के विकास हुआ, क्योंकि तो मतलब कि समाधान को लेकर बहुत तरीके विकसित हुए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही मानव की मध्य पाषाण काल में। और तीसरा एक और बदलाव आया इसमें कि औजार जो थे बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे किस्म, थोड़े पहले से अच्छे किस्म के बनाए जाने लगे। इसमें कि मुख्यतः ब्लेड आ गए, जो कि दो तरह से दो धारी थे और बहुत ही उपयोग के लायक थे ये ब्लेड। त्रिकोण थे, नुकीला पत्थर जो बनाया जाता था पेड़ का छाल उतारने के लिए या जानवरों की चमड़ा उतारने के लिए। ये माइक्रोलिथ बोला गया मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक एज बोला जाता है। बस यही बदलाव आए पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच में। और स्थल जो है
इसका मुख्यतः स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ये एक बार हम देख लेते हैं। मुख्य स्थल जो मध्य पाषाण काल से संबंधित रहे हैं वो इलाहाबाद के क्षेत्र, एक प्रतापगढ़ क्षेत्र है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जानते होंगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रतापगढ़ क्षेत्र है। वहाँ सराय नहर जगह से बहुत सारी मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि छोटी भट्टियाँ मिली हैं, स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त मिले हैं। स्तंभ गर्त आपको जानना होगा कि क्या होता है। इलाहाबाद के प्रतापगढ़ क्षेत्र के सराय नहर ये पूछा जाता है बार बार, सराय नहर को लेकर। तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, जिसमें कि स्तंभ गर्त मिले। स्तंभ गर्त मतलब कि वहाँ जो मकान बनाने के लिए, छोटे छोटे झोपड़ी बनाने के लिए, मतलब फर्श पे जो गड्ढा काट कर पिलर के रूप में जो दिया जाता था, और वो गड्ढा जो प्राप्त हुए हैं वही स्तंभ गर्त बोला जाता है। और यहाँ से समाधान और मृतक संस्कार का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? सराय नहर, इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद के पास में। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ जिला से ही एक महदाहा जगह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रतापगढ़ क्षेत्र में ही एक महदाहा जगह है यूपी में। यहाँ से हड्डियों के विभिन्न तरह के उपकरण मिले हैं। विभिन्न प्रकार के जानवरों के हड्डियों से बनाए गए उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के ही आसपास पड़ता है। महदाहा में, महदाहा एक जगह है जहाँ से हड्डियों का उपकरण प्राप्त किया गया है। फिर से इलाहाबाद के क्षेत्र से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, स्थल है मध्य पाषाण काल से संबंधित, जिसको चौपानी मांडो बोला जाता है। चौपानी मांडो से इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सबसे पहला बार मृदभांड प्राप्त किए हैं। मृदभांड के साक्ष्य जो है, पुरातात्विक साक्ष्य चौपानी मांडो से मृदभांड प्राप्त किए गए हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चौपानी मांडो आपको मिला होगा। चौपानी मांडो इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से बहुत सारे मृदभांड के साक्ष्य और बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो साक्ष्य है उत्तरवर्ती चरण थे। उत्तरवर्ती चरण का मतलब होता है कि मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण। और एक होशंगाबाद एमपी से अगला देख लेते हैं। होशंगाबाद एमपी से, होशंगाबाद एमपी में एक उत्तरवर्ती चरण जो है मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण था, वहाँ से मतलब प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद चौपानी मांडो जो जगह है, वहाँ से मृदभांड प्राप्त किए गए हैं सबसे पहला बार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है और किस काल में प्राप्त हुआ है। और एक अगला है होशंगाबाद। होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। आदमगढ़ यहाँ एक जगह है, आदमगढ़ भी आपको मिला होगा। आदमगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण काल से, जहाँ से बहुत सारे माइक्रोलिथिक औजार प्राप्त किए गए हैं, सूक्ष्म औजार प्राप्त किए गए हैं, जो कि लगभग 2500 माना जाता है कि 2500 के आसपास होशंगाबाद आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म औजार प्राप्त किए गए हैं। बस यही है मध्य पाषाण काल से संबंधित जितने भी स्थल मुख्य यही है, यहीं से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जीवन यापन और स्थल को लेकर आप दो ही चीज़ को लेकर क्लियर रहना है इसमें। मध्य पाषाण काल के बाद एक अगला जो प्रागैतिहासिक काल आता है वो नवपाषाण काल, तीसरा अवस्था जो है उसको नवपाषाण काल बोला जाता है। नवपाषाण काल किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसमें बहुत ही व्यापक रूप में मानव के जीवन में परिवर्तन आया, जिसका बहुत सारे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, और बहुत ही विकास के चरण में जो ये काल माना जाता है नवपाषाण काल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही वो बहुत ही व्यापक रही, और जिसको 4 आधार पे बांटा जा सकता है।
ये नवपाषाण मतलब मुख्यतः नवपाषाण काल से ही मतलब व्यवस्थित रूप में मानव का विकास सामने आया। तो इसलिए इसको न्यूलिथिक एज भी बोला जाता है और 9000 से 1000 बीसी तक इसका काल माना जाता है। काल के संदर्भ में आप क्लियर रहिएगा कि नवपाषाण काल आगे का काल है, लेकिन यहाँ 8000 से 4000 तक या 9000 से 1000 तक क्यों माना गया है? तो माना जाता है कि भारतवर्ष में जब मानव का विकास हो रहा था प्रागैतिहासिक काल में, तो कुछ स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं जो कि मतलब मध्यपाषाण काल से संबंधित थे, और उसी काल के अंतर्गत कुछ स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं, कुछ जगह पे ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। तो दोनों काल को एक तरह से मतलब कुछ स्थानों पे मध्यपाषाण काल के संस्कृति विकसित हो रही थी और कुछ जगहों पे नवपाषाण काल के संस्कृति विकसित हो रही थी, जिसके वजह से इसको एक संक्रमणकालीन मतलब कि संक्रमणकालीन अवस्था माना जाता है दोनों को। इस वजह से इस काल के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसका अंतिम चरण लगभग 1000 या 2000 के आसपास तक माना गया है। इसमें एक बहुत इसको चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जॉन लुबाक हिस्टोरियन है, जिन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा प्री हिस्टोरिका टाइम, जिसमें उन्होंने सबसे पहला बार न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग किया था इस काल के लिए। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्याख्या किया है इस काल को निर्धारित करने के लिए और विकास को समझने के लिए। तो इसमें विशेषता के इसका जो मुख्य विशेषता उभर कर सामने आया जो कि नवपाषाण मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल में, उसी विशेषता के आधार 4 प्रकार के बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के विशेषता क्या क्या रही, इसमें उपलब्धि क्या क्या रहा मानव का? तो इसमें सबसे पहला उपलब्धि था कृषि का विकास हो गया। एक तरह से कृषि कार्य करना मानव ने चालू किया। दूसरा था पशुओं को पालना स्टार्ट किया, पालतू बनाना चालू किया पशुओं को। और तीसरा था औजार, जब कृषि का कार्य करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ी है, बहुत सारे आवश्यकताओं की जरूरत पड़ी, तो औजारों का मतलब आधुनिकीकरण किया गया एक तरह से। औजारों को घर्षण करके उस पे पॉलिश किया गया और उससे कृषि कार्य संपन्न किए गए। और तीसरा था चौथा था एक मृदभांड बनाना। मृदभांड बनाने का तो मतलब साक्ष्य मध्यपाषाण काल से ही मिलता है, लेकिन व्यापक रूप में मृदभांड बनाने का कार्य जो है वो नवपाषाण काल में ही आकर सामने आया। और एक और जोड़ सकते हैं कि मतलब इसमें एक अस्थाई निवास, जब कृषि पशुपालन और औजार और मृदभांड बनाने का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, तो इस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अस्थाई निवास की जरूरत पड़ी, क्योंकि कृषि कार्य घूम घूम कर नहीं किया जा सकता था, पशुओं को लेकर नहीं घूमा जा सकता था। इस वजह से अस्थाई निवास की परंपरा यहाँ से धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से बस यही विशेषता मुख्य रूप से रहा। तो आप समझ गए होंगे कि मध्यपाषाण काल से कितनी बड़ी बदलाव आया नवपाषाण काल में। तो इसका जीवन यापन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें माना जाता है जीवन यापन में कि मतलब इसको संज्ञा दी जाती है कि ये जो धातु का जब मानव ने खोज किया इसके बाद में, तो धातु का खोज होने से पहले के काल की संज्ञा दी गई है कि धातु का जब तक खोज नहीं हुआ था, पत्थर से ही सब साधन और उपयोग किए जा रहे थे, उसी चरण उसी संस्कृति को बोला जाता है पूर्व धातु संस्कृति बोला जाता है इसको। और पूर्व धातु चरण संस्कृति इसलिए बोला जाता है कि मानव ने इस चरण के बाद ही धातु का खोज किया और उपयोग में लाया। और दूसरा एक और पॉइंट देख लेते हैं कि मतलब इसमें अस्थाई निवास, पशुओं को पालतू बनाकर भोजन का संपूर्ण पूर्ति किया गया। अस्थाई निवास करके भोजन का संपूर्ण पूर्ति मतलब निवास करके, पशुपालन करके, कृषि का विकास करके एक व्यवस्थित रूप में सुरक्षित भोजन का व्यवस्था किया गया। उसी के इसी काल के ये विशेषता रही, जिसके कारण एक जगह टिक कर निवास करना
आया सामने उभर के समाज में। और धीरे धीरे बहुत सारे संस्कार विकसित विकसित हुए। धार्मिक संस्कार भी धीरे धीरे नवपाषाण काल तक आते आते विकसित हो चुके थे। कुछ अंत्येष्टि संस्कार को लेकर या फिर कुछ कुछ छोटे मोटे परिवार को लेकर, इस टाइप से परिवार और परिवार विकसित होने लगे। बहुत सारे ईश्वरीय धारणा का विकास इस काल में माना जाता है। और एक बहुत उसके बाद एक और उपलब्धि रही कि पहले मानव जो था मध्यपाषाण काल तक वो पेड़ के छाल या फिर जानवरों के छालों का प्रयोग करता था अपने तन को ढकने, शरीर को ढकने के लिए। लेकिन इस काल में वस्त्र निर्माण की भी मतलब व्यवस्था आ गया, वस्त्र निर्माण किया गया। वस्त्र निर्माण मानवों द्वारा किया गया और उससे अपना मतलब शरीर ढकने का काम किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है न्यूलिथिक एज की, नवपाषाण काल की, अग्नि का उपयोग। अग्नि तो मध्यपाषाण काल में ही लोग जान गए थे, परिचित हो गए थे, लेकिन उसके उपयोग से परिचित नहीं थे कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाएगा। तो नवपाषाण काल में अग्नि के उपयोग से मतलब परिचित हुए मानव, जिसमें बोला जाता है कि भोजन बन पकाकर यहाँ से खाना की शुरुआत हुई। और भोजन पका के खाने से शुरुआत हुई तो वो बहुत ही मतलब ऊर्जा का संचार हुआ। और दूसरा रहा कि अग्नि से जलाकर प्रकाश किया गया और व्यापक रूप में ऊर्जा का प्रयोग अग्नि के उपयोग से किया गया नवपाषाण काल में। तो ये अग्नि की खोज को लेकर ही बहुत ज़्यादा मतलब रिलेट किया जाता है नवपाषाण काल से, कि मानव द्वारा अग्नि का उपयोग जो किया गया सबसे प्रथम रूप में वो नवपाषाण काल से ही संबंधित है। और इसमें एक और माना जाता है कि मतलब इसमें धातु का प्रयोग जो है वो अंतिम चरण में जाते जाते, उत्तरवर्ती चरण जो था नवपाषाण काल के, उसमें धातु का प्रयोग की शुरुआत हो चुकी थी। तो शुरुआत जो मानव ने सबसे पहले की थी धातु का प्रयोग, उसने खोज किया था, वो धातु थी सबसे पहले तांबा, जिसको कॉपर के रूप में अब लोग जानते हैं। तांबा सबसे पहला प्रयोग किया गया था मानव द्वारा, जो कि नवपाषाण काल से ही संबंधित किया जाता है। और तांबा का प्रयोग हुआ, कुछ बर्तन बनाए गए, कुछ भांड की जगह पे तांबा का प्रयोग किया गया, कुछ और उपकरण बनाए गए तांबा से। और एक और आया कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और विस्तार में अंतिम संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है, वो मानव को आया कि मतलब मरने के बाद ऐसे ही लावारिस ना छोड़ा जाए। अंत्येष्टि संस्कार का विकास नवपाषाण काल में ही माना जाता है। तो ये जीवन यापन को लेकर अब मुख्य रूप से बदलाव और विशेषता क्या रही नवपाषाण काल का आप जान गए। और इसका जो क्षेत्र जो निर्धारित किया गया है, क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह है भारतवर्ष में जो कि मतलब निकाल कर उससे क्वेश्चन इरेज करके आपको क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। और मुख्य रूप से इसमें से तो पूछा ही जाता है दोनों से, लेकिन मुख्य रूप से नवपाषाण काल के जो स्थल रहे हैं, पूरा स्थल रहे हैं, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इरेज किए जाते हैं। तो इसका मुख्य रूप से जो पूरा स्थल रहे हैं उसको विद्वानों ने 5 क्षेत्रों में बांट दिया है। पूरे भारतवर्ष के पूरा स्थल के क्षेत्रों को 5 भागों में विभाजित कर दिए हैं। तो इनको हम जान लेते कि 5 क्षेत्र कौन कौन थे जो कि नवपाषाण काल स्थल से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 1 नंबर में था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र जिसको बोला जाता है, जिसमें पाकिस्तान के क्षेत्र और बलूचिस्तान से लेकर सिंध और पंजाब प्रांत के जो क्षेत्र थे उसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोला जाता है। और दूसरा था उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र का मतलब कि नॉर्थ क्षेत्र, कश्मीर और हिमाचल का जो क्षेत्र थे वो थे। और तीसरा तीसरा था मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के भी क्षेत्र आ जाएंगे उसमें। कुछ दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, दिल्ली से नीचे तक का क्षेत्र है, विंध्यन तक का क्षेत्र है, वो मध्यवर्ती क्षेत्र तक आएंगे। और चौथा एक पूर्वी क्षेत्र जो कि मतलब कामाख्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था बाद में। पूरा पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे पूरा स्थल प्राप्त किए गए हैं। और एक दक्षिणी भारत में मतलब कि दक्कन, जो गोदावरी नदी से नीचे के जो क्षेत्र हैं, दक्कन पठारी क्षेत्र,
और उस क्षेत्र में भी पूरा स्थल प्राप्त किए गए हैं। तो यही भौगोलिक क्षेत्र रहा जहाँ से पूरा स्थल प्राप्त किए गए हैं नवपाषाण काल से संबंधित। इस क्षेत्र से कौन कौन स्थल प्राप्त किए गए हैं ये हम लोग अगला वीडियो में देख लेंगे, और अगला वीडियो में ये भी देख लेंगे कि ताम्र पाषाण संस्कृति का किस तरह से विकास हुआ इसके बाद के चरण में, मतलब कि तांबा और पाषाण का उपयोग साथ साथ किस तरह से स्टार्ट हुआ और उसका मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। और उसके आगे में देख लेंगे कि जब लोहे का प्रयोग धातु के रूप में, धातु के खोज में जब लोहा का उपयोग किया गया तो उसका किस तरह से मानव जीवन पर व्यापक परिवर्तन हुआ, और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरह से लौह युग मतलब लोहे के खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके पूरा प्रागैतिहासिक काल को हम समाप्त करेंगे, और इससे ज़्यादा ना फैक्ट्स पूछे जाएंगे ना थ्योरी होंगे कुछ। और आप को ग्रैप करना है, अगर चीज़ें ग्रैप होती हैं तो मतलब आपको बुक पे या क्वेश्चन पे या फिर कहीं और पढ़िएगा तो मतलब कहीं से दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।